बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही व यफ़क़हू क़ौली. Our today's lesson is basically another introductory lecture about the rape of the lock. This is the second and the last introductory lecture. जैसा कि आप लोग जानते हैं पीछे के कुछ 2 लेक्चर्स में मिसिंग हो गई थी, वॉइस का इशू है, तो मैंने ये इस तरह से कंपाइल किया है कि वो जो आपका लॉस हुआ है वो भी इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा, और जो मेन पार्ट हमने ओवरव्यू हमें चाहिए एक पोएम को समझने के लिए, वो भी इसके अंदर हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ पॉप, और उसके बाद बाकी ये स्टोरी जो है वो भी हमारी कवर हो जाएगी. लेट्स बिगिन आवर लेसन. द रेप ऑफ द लॉक का थोड़ा सा ओवरव्यू पहले देख लेते हैं कि बेसिकली द पोएम जो है वो रेप ऑफ द लॉक क्या है. इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि बेसिकली जो पोएम है ये क्या है. लेट मी क्लियर दैट. हाँ जी, द रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712. तो जो रेप ऑफ द लॉक है ये तो आपको पता ही है कि रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, और इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1712. मैं आपको बता दूं कि ये 3 एडिशंस में पब्लिश हुई हुई है. अगर आप जाएं तो जो मेरा फेसबुक पेज है, लिंक मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, अगर आप उसको विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको पिक्चर की फॉर्म में और प्ले कार्ड्स की फॉर्म में आपको इसके 3 एडिशंस और इनके पीछे क्या रीज़न है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी. काइंडली विजिट दैट. द रीवर्क्ड दिस, देखें अब वो 1712 में ही पब्लिश होती है. देन रीवर्क्ड, इस पर दोबारा काम किया जाता है, एंड पब्लिश्ड अगेन. इसके अंदर थोड़ी सी जो है एडिशन करके, मॉडिफिकेशन करके इसको मॉडिफिकेशन की जाती है और इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन किया जाता है, और इसको 1714 में यानी कि आफ्टर 2 years दोबारा से पब्लिश किया जाता है. ठीक है. द पोएम इज़ मॉक एपिक दैट सैटिराइजेस द अपर क्लास इन लंदन एट द टाइम. ये जो पोएम है मॉक एपिक है. मॉक एपिक के बारे में मैं डिटेल में कल के लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि मॉक एपिक क्या है, और ये क्या करती है, सैटायर करती है अपर क्लास ऑफ लंदन. ठीक है. किसी भी और क्लास का यहाँ पे जिक्र नहीं होगा, जस्ट अपर क्लास जो है लंदन की एट द टाइम. इट मीन्स कि 18th सेंचुरी की जो अपर क्लास है उसके ऊपर पॉप स्टायर करता है. द स्टोरी फोकसेस ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा. स्टोरी के अंदर जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से मेन और सेंट्रल जो कैरेक्टर है वो बेलिंडा का कैरेक्टर है. हुज लुक ऑफ हेयर इज, हुज लॉक, लॉक कहते हैं एक लट, बालों की जो होती है ना लट आपकी, तो लॉक ऑफ हेयर इज़ कट ऑफ एट अ सोशल गैदरिंग. जिसके बालों की एक लट जो है, एक लॉक जो है वो कट जाती है एक सोशल गैदरिंग पे. वो सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे उसकी जो है ना एक यंग बे होता है, एक यंग जेंटलमैन होता है. ठीक है. वो उसकी जो है उसके लव में या रिजेक्शन पे, ठीक है, वो किसी भी तरीके से वो आगे जाके आपको पता चलेगा, मैं डिटेल स्टोरी में नहीं जाऊँगी. तो वो उसकी जो लॉक ऑफ हेयर जो है वो कट कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी पोएम जो है ना इसके अंदर बैटल होती है, और सारा जो इसके अंदर दिखाया जाएगा कि कितनी आगे जाके इसके अंदर जो है वो बॉलिंग होती है. although trivial to most Belinda is outraged that her lock of hair has been cut by Baron. Baron is the name of that young boy who has cut the lock of Belinda. अब क्या होता है, बेलिंडा आउटरेज्ड हो जाती है, तैश में आ जाती है, आपस गुस्से से बेकाबू हो जाती है कि भाई उसकी जो लॉक ऑफ हेयर है वो क्यों कट की बैरन ने. इन द रेप ऑफ द लॉक पॉप यूजेस बेलिंडा एंड द बैरन टू मॉक 2 of his acquaintances. अब यहाँ पे इसका पर्पस हो रहा है, यहाँ पे उसने बेलिंडा और बैरन का जो जिक्र किया है, इनको 2 as acquaintances लिया है, यानी कि पैरेलल पे लिया है. द फाउल कैरेक्टर्स, फाउल कैरेक्टर कहते हैं एक कैरेक्टर जो असल में है और उसी का अक्स जो है दूसरा कैरेक्टर होता है, वो होता है फाउल कैरेक्टर. अब ज़रा ये देखें कि रियल में जो है ना, मैंने उस दिन ये लेक्चर में बात की थी कि ये पोएम एक रियल में डिस्प्यूट हो गया था 2 फैमिलीज़ के दरमियान, बिटवीन 2 फैमिलीज़. तो उन फैमिलीज़ की रिकन्साइलेशन के लिए इसने अपने दोस्त के कहने पे ये पोएम लिखी थी. अब जो रियलिटी में जो 2 लोगों के दरमियान ये लॉक कटिंग वाला मामला हुआ था, जो ये मैटर था, वो उनके नाम थे एरबेला फॉर्मर, लड़की यंग गर्ल,
जिसकी लॉक कटी गई थी। रियल में उसका नाम था अरबेला फॉर्मर, और इसको अरबेला फॉर्मर को रिप्लेस किया गया है बाय बेलिंडा, एंड द यंग बॉय हुज नेम इज़ बैरन इन द रेप ऑफ द लॉक इज़ बेसिकली इन रियलिटी के अंदर वो लॉर्ड पीटर था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है बैरन के नेम के साथ। द पोएम फॉलोज द इवेंट्स ऑफ नाइट, ये पोएम जो है फॉलो करती है इवेंट्स ऑफ नाइट के, लीडिंग अप टू बेलिंडाज हॉरिफिक लूज। हॉरिफिक लॉज क्या है? हॉरिफिक लूज भाई उसकी जो एक लॉक ऑफ फेयर जो है वो कट हो जाती है। अब यहाँ देखें हॉरिफिक का वर्ड क्यों हाईलाइट किया गया है। हॉरिफिक का वर्ड इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि वो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है। अब लॉक ऑफ हेयर कट जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा मसला उसने क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर वो ऐसे बताएगा कि कैसे 18th सेंचुरी के अंदर ट्रिवियल चीज़ों को जो है वो सीरियस चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता था, उनको इतनी अहमियत दी जाती थी। अब इस स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी को जानना बहुत ज़रूरी है कि रेप ऑफ द लॉक जो स्टोरी है ऑन द सरफेस लेवल इज़ द स्टोरी ऑफ बेलिंडा एंड द बैरन, बट ऑन बिहाइंड द स्टोरी हम देखते हैं कि स्टोरी किसकी है। पॉप रोट द रेप ऑफ द लॉक इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट मेड बाय हिज फ्रेंड जोहन कैरल। जोहन कैरल जो था वो अलेक्जेंडर पोप का एक फ्रेंड था, और उसने ये उस रेप ऑफ द लॉक क्यों लिखी? क्योंकि जॉन कैरल ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि तुम पोएम लिखो। अ प्रोमिनेंट रोमन कैथोलिक ऑफ द टाइम कैरल जो था वो रोमन कैथोलिक यानी कि कैथोलिक फैमिली से अलेक्जेंडर पोप बिलोंग करता, और ये भी उसी से बिलोंग करता था। एक्सप्लेन दैट हिज फ्रेंड लॉर्ड पीटर हैड कट ऑफ अ लॉक ऑफ अरबेला फॉर्मर्स हेयर। उसने इसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने आके जो वो डिस्प्यूट था, जो मैटर था, वो डिस्कस किया किसके साथ? वो उसने डिस्कस किया अलेक्जेंडर पोप के साथ। उसको एक्सप्लेन किया और बताया कि कैसे लॉर्ड पीटर ने जो है उसकी फ्रेंड अरबेला फॉर्मर उसकी हेयर ऑफ द लॉक कट कर दी है, ठीक है। Ever since the incident the families had been feuding, तो जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना उस टाइम पे वो फैमिलीज़ के दरमियान जो है ना वो एनिवी वो जो है ना बन गए एक दूसरे के, मतलब कि उनके अंदर जो है ना लड़ाई हो गई है, सुलह नहीं है, बोलते नहीं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उनके अंदर कोई डिस्प्यूट जो है वो इतना बढ़ गया है। उसने क्या कहा फिर? हैड बीन फीडिंग इन ऑर्डर टू मेक लाइट ऑफ दिस सिचुएशन, उसने इस मामले को ठंडा करने के लिए क्या किया? पॉप रोट द रेप ऑफ द लॉक, पॉप ने लिखी पोएम कौन सी? द रेप ऑफ द लॉक। द स्टीलिंग ऑफ मिस बेला फॉर्मर्स हेयर वाज टेकन टू सीरियसली, जिसके अंदर उसने दिखाया कि जो अरबेला फॉर्मर की हेयर है, लॉक ऑफ हेयर है, वो जब कट की जाती है तो उसको बड़ा सीरियस लिया जाता है, कैजुअल मैनर्स में उसको मैटर नहीं किया जाता। एंड कैज्ड एन एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन टू फैमिलीज, कि किस तरह से उसको इतना सीरियस ले लिया गया और फिर एस्ट्रेंजमेंट यानी कि अजनबियत जो है वो पैदा हो गई दो फैमिलीज़ के दरमियान। दो दे हैड लिव्ड अ लॉन्ग इन ग्रेट फ्रेंडशिप बिफोर, हालांकि वो इतने अजनबी हो गए, हालांकि इससे पहले जो थे वो उनका बड़ा एक फैमिली बॉन्ड और एक फ्रेंडशिप बॉन्ड जो था वो बड़ी देर से वो शेयर करते आ रहे थे। अ कॉमन एक्वेंटेंसेस एंड वेल विशर टू बोथ, अ कॉमन एक्वेंटेंसेस यानी एक म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ दोज बोथ फैमिलीज, एंड वेल विशर उन दोनों फैमिलीज़ का खैर हुआ। डिज़ाइड मी टू राइट पोएम, अब ये किसके वर्ड हैं? अलेक्जेंडर पोप के। वो कहते हैं उसने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की, उस म्यूचुअल फ्रेंड ने, उस खैर खुआ ने, उन दो फैमिलीज़ के, उसने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि दैट डिज़ाइड मी टू राइट अ पोएम मेक अ जेस्ट ऑफ इट, जो उस सारा मामला वो सीरियस था और एक सीरियस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी थी, उसको जेस्ट करने के लिए, उसको लाइटर करने के लिए, ठीक है, उसको हल्का मजाक बनाने के लिए, यानी कि उसको लाइटर मूड में पेश करने के लिए। एंड लाफ देम टुगेदर अगेन, और इस यानी कि वो इस तरह से लिख दिया जिसपे वो दोनों फैमिली जो इतने हाई डिस्प्यूट पे हैं अब वो दोनों इकट्ठे से फिर हंसने लगे, मिलने लगे, घुलने लगे, जैसे उनकी पहले वो एक फ्रेंडशिप और फैमिली बॉन्ड शेयर करते थे वैसे ही करें। इट वॉज विद दिस व्यू दैट आई रोड द पोएम रेप ऑफ द लॉक। अभी समझ आ गई होगी कि उसने रेप ऑफ द लॉक क्यों लिखी। वो कहता है मैंने इस व्यू को मद्देनजर रखते हुए रेप ऑफ द लॉक पोएम लिखी है। अच्छा, अब जरा देख लें कि अरबेला फॉर्मर और अरबेला फॉर्मर के कंटेक्स्ट में जो है यहाँ पे बेलिंडा है, सेम वही है। बोर्न इनटू द अपर क्लास, अरबेला फॉर्मर वाज द डॉटर ऑफ हेनरी फॉर्मर। अपर क्लास में पैदा होती हैं और किसकी बेटी हैं? हेनरी फॉर्मर की। नाउन फॉर हर ब्यूटी, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती थी। इसी तरह बेलिंडा का है कैरेक्टर। शी वाज द बेल ऑफ द लंदन सोसाइटी इन द अर्ली 18th सेंचुरी। वो उस बेल मतलब कि सारी लड़कियों में एक होता है ना, एक डिफरेंट और
जो है डिफरेंट और बड़ी एक ऑथेंटिक सी लड़की जो होती है वो थी 18th सेंचुरी की लड़की। तो वो सब लड़कियों की आइडियल। आफ्टर टेलिंग हर फैमिली about the incident involving her love affair, they were offended and become estranged from their one good friends, the Peters। अब उसने क्या किया, ये जो वाक़या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था लव अफेयर की कटिंग वाला, उसने जाके अपने पेरेंट्स को बताया और वो ऑफेंडेड हो गए, दूसरे पे नाराज़ हो गए एक दूसरे से। और वो जो एक उनका फैमिली बॉन्ड वो शेयर करते थे वो टूट गया पीटर्स का और उनका। इन फॉर्ब्स पोएम बेलिंडा रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ अरबेला फॉरवर्ड। अब इस बात को ध्यान में रखें कि ये सारी क्वालिटीज़ जो ऊपर एक्सप्लेन हुई है वो बेलिंडा की हैं और इस पोएम के अंदर बेलिंडा जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसके कैरेक्टर को, अरबेला फॉरवर्ड के कैरेक्टर को। although this poem was written in 1711 and published in 1712। although ये जो पोएम है 1711 में लिखी गई एंड was published in 1712, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। The rape of the lock went through many stages before becoming the poem as we knew it today। जिस फॉर्म में आज इसको हम पढ़ रहे हैं 700 to 800 लाइन्स की पोएम को, इस शक्ल में आने से पहले काफ़ी स्टेजेस से ये जो है गुजरी है। द फर्स्ट वर्जन वाज ओनली 2 कैंटो लॉन्ग। जो पहला वर्जन इसका जो 1712 में आया था उसके अंदर सिर्फ 2 कैंटोज थे। बट विद ईच वर्जन द स्टोरी बिकम प्रोग्रेसिवली लॉन्ग। जब आगे वर्जन आते गए, जैसे इसके 3 वर्जन आए हैं, तो हर वर्जन के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस और एडिशंस होती थी। पहले 2 पे था, फिर 3 पे हो गया, उसके बाद 5 कैंटो पे हो गया। A year later, Pope improved upon his work, polishing the piece as well as adding elements from the supernatural। ठीक है, उसने क्या किया एंड पे, जब ये अब 3rd एडिशन जब इसका आता है तो ये 5 कैंटोस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर उसने जितनी भी चीज़ें हुमर और विर्जिल ने अपनी ग्रैंड एपिक्स के अंदर ऐड की थी वो सारी उसने मोक एपिक के अंदर अपनी सारी चीज़ें वो जो हैं वो एक ट्रिवियल मैटर पे उनकी कॉपी करके इनको एक ह्यूमरस वे में जो है वो प्रेजेंट किया है अपनी इस पोएम के अंदर। और ये सारी क्वालिटीज़ इस पोएम को क्या बनाती हैं, मॉक एपिक। हाउएवर दिस वर्जन वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1740। फाइनली इन 1717 अपॉन प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, पोप रोट द वर्जन दैट वी नाउ टुडे। 1717 के बाद उसने वो वर्जन लिखा और पब्लिश हुआ जो कि जिसको आज हम पढ़ते हैं। दिस वर्जन इज़ 5 कैंटोज लॉन्ग। 5 कैंटोज हैं। कैंटोज एक पार्ट को कहते हैं, जैसे ड्रामा के अंदर एक्ट होते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड्स क्लैरिसिया स्पीच। क्लैरिसिया जो है एक लेडी है, म्यूचुअल फ्रेंड है बेलिंडा और उसकी बैरन की। उसकी एक स्पीच है चेसस्टी के ऊपर लास्ट पे, विच एड्स इन डिस्क्राइबिंग द मोरालिटी बिहाइंड द पोइम। पहले ये क्लैरिसिया की स्पीच जो है वो ऐड नहीं की गई थी, उसके बाद उसने ऐड की जो कि डिस्क्राइब करती है कि उस टाइम की मोरालिटी जो थी, उनके मोरल वैल्यूज़ जो थी वो किस तरह की थी। हाउएवर इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बाय दैट टाइम पोप हैज़ फिनिश्ड द लेटेस्ट वर्जन। और ये बड़ी सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग बात है कि जब उसने ये लेटेस्ट वर्जन यानी कि अपनी पोएम कंप्लीट की पूरी जिस शक्ल में आज हमारे साथ है, लॉर्ड पीटर हैड डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स। एक स्मॉल पॉक्स बीमारी होने की वजह से लॉर्ड पीटर की डेथ हो जाती है, जिनकी वजह से सारी लड़ाई हुई, उसने पोएम लिखी। एंड अरबेला फॉर्मर वाज मैरिड, और अरबेला फॉर्मर की शादी हो जाती है। सो द फ्यूड विच द पोएम वाज ओरिजिनली रिटन टू मेंड वाज नो लॉन्गर रेलिवेंट। तो जिस पर्पज़ के लिए इसने ये पोएम लिखी थी तो वो पर्पज़ ही खो गया, मतलब वो मज़ीद रेलिवेंट रहा ही नहीं, क्योंकि अगर वो दोनों होते तो रिकन्सिलेशन होती, तो वो पर्पज़ उसका बीच में ही रह गया। अच्छा जी, आगे अब हम इस स्टोरी का ओवरव्यू करने के बाद अब देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑगस्टन लिटरेचर इंक्लूड। ठीक है, ऑगस्टन लिटरेचर कह लें या पोप एज कह लें, ठीक है। अब सबसे पहले अब आज मैंने उस दिन वाला और था, आज का जो है ना वो मैंने रेलिवेंट टू द जो चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी रेप ऑफ द लॉ के अंदर उस टाइम की एज से यूज़ हुई है, जस्ट मैंने वो ऐड की है। द यूज़ ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स ऑफ पोइट्री। इस पोइम के अंदर जो है ना आपको क्लासिकल भी मिलेगी, ग्रीक भी मिलेगी और रोमन मॉडल्स ऑफ पोइट्री भी मिलेंगी, यानी कि सारी पोइट्री का मिक्सचर जो है वो आपको मिलेगा, और ये उस टाइम की कस्टम थी। उसके बाद
द पर्पज़ ऑफ पोइट्री वाज थॉट टू बी इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट द पॉपुलेशन। 18th सेंचुरी सोसाइटी की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसके अंदर जो लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि उस टाइम लोग जो लिखते थे पोइट्स, उनका बेसिक पर्पज़ होता था लोगों को डिलाइट करना और इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, वो इस तरीके से सैटिराइज करते थे कि वो उनको डिलाइट भी कर देते थे, उनकी जो एक उनका जो मूड था वो भी प्लीजेंट हो जाता था। ठीक है, पढ़ के कोई ऑफेंडेड किस्म के स्टाइल उसने नहीं किए हुए कि पढ़ के बंदा गए कि ये इसने क्या कर दिया, ये हमारे ऊपर तंज कर रहा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े एक अच्छे तरीके से ये डिलाइटफुल वे में ऐसे तरीके से स्टाइल करता है कि इसका बेसिक पर्पस होता है लोगों को इंस्ट्रक्ट करना कि लोग लर्न भी कर लें और डिलाइट भी हो जाएं। थर्ड नंबर पे है द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटी शुड बी ऑर्डर्ड, बैलेंस्ड एंड रेशनल। इसका पर्पस क्या था? वो कहता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ना वो ऑर्डर्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए। जस्ट एज द यूनिवर्स वाज थॉट टू बी, जिस तरह के यूनिवर्स बनाने वाले ने ये यूनिवर्स का जो एक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। एनी अपसेट ऑफ दिस केयरफुल बैलेंस ऑफ नेचर कुड हैव कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज। वो कहता है अगर हम ज़रा से भी इससे थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं या कोई भी अपसेटनेस करते हैं, इससे बैलेंस नहीं रखते नेचर के अंदर जिस तरह के यूनिवर्स ने यानी कि नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसके लिए हमें कैटास्ट्रोफिक कहते हैं, भयानक। ठीक है, ट्रेजिडी बेस्ड कॉन्सिक्वेंसेज हमें भुगतना पड़ते हैं। द यूज़ ऑफ स्टाइल इन, और अब जो है नंबर 4 पे जो है पोप ने स्टाइल का यूज़ किया है। द यूज़ ऑफ स्टाइल इन ऑर्डर टू पॉइंट आउट द फ्लॉज इन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। अब वो जो है वो यूज़ करता है, स्टाइल का यूज़ क्यों करता है? पॉइंट आउट करने के लिए फ्लॉज के जो कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर थे और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर थे उस टाइम की। ठीक है, उसके बाद स्टाइल वाज यूज टू मोक। अब ज़रा स्टाइल को देखने की क्या है। स्टाइल वाज यूज टू मोक सर्टन बिहेवियर्स। स्टाइल क्यों यूज़ किया जाता था? मोक करने के लिए, तंज करने के लिए सर्टन बिहेवियर्स के ऊपर, बाय पॉइंटिंग आउट दैम एंड मोकिंग दैम, जिसको पॉइंट आउट करके उनके ऊपर मोक किया जाता था। ऑथर होप्ड टू गेट पीपल टू करेक्ट दैम। यहाँ पे पोप का जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि किसी ना किसी तरीके से लोग अपनी उन ईवल्स को, उन फ्लास को और उन जो एक मॉरली करप्ट बिहेवियर्स थे उनको वो करेक्ट कर लें। पोप सिग्निफिकेंटली इम्प्लाइज 2 ऑफ दिस राइटिंग स्टाइल्स इन रेप ऑफ द लॉक। 2 उसने राइटिंग स्टाइल बड़े सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉय किया रेप ऑफ द लॉक के अंदर। द यूज़ ऑफ क्लासिकल मॉडल। अब जब टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो मुझे याद करवाइएगा, बल्कि तो मैं खुद ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। अगर मैं भूल जाऊँ ना तो मुझे बताइएगा कि मैम हमें बताएं कि क्लासिकल मॉडल क्या है, मैं आपको बता दूँगी वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। क्लासिकल मॉडल्स एंड द यूज़ ऑफ सटायर इन ऑर्डर टू करेक्ट ह्यूमन फ्लॉज। उसने 2 क्लासिकल मॉडल्स को यूज़ किया और दूसरा उसने जो स्टाइल है वो यूज़ किया स्टाइल का इन ऑर्डर टू करेक्ट ह्यूमन फ्लॉज। क्लासिकल मॉडल्स क्या होते हैं इधर भी मैं एक्सप्लेन। पोप्स पीस इज इन स्टाइल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन एपिक्स। पोप ने जो मैंने कहा था ना ये जो एपिक्स लिखना है ये रोमन का, क्लासिकल पोइट्स का और ख़ास तौर पे ग्रीक जो राइटर्स थे, ग्रीक ऑथर्स जो थे, ग्रीक पोइट जो थे, ये उनका स्टाइल था। उसने उनके स्टाइल को कॉपी किया इसलिए इसको क्लासिकल मॉडल कहा जाता है। एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज़ अ पैरोडी ऑफ द एबडक्शन ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय इन द क्लासिक ग्रीक एपिक। अब ये जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है ना ये हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, रियल में नहीं है, ये हिस्ट्री जो मैंने आपको शायद बताया था या किसी और को, जो ग्रीक्स है ना वो देव और गॉड एंड गॉडेसेस की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने गॉड्स बनाए हुए हैं, गॉड ऑफ हेवन, गॉड ऑफ हेल, गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ जो है सन, गॉड ऑफ मून, ठीक है, गॉडेस ऑफ अर्थ। ये सारा उनका एक पैटर्न है, उन्होंने अपनी एक यूनिवर्स क्रिएट की हुई है, अपनी हिस्ट्री है जो कि रियल में जो है वो बिलोंग नहीं करती, रियलिटी से बिल्कुल बिलोंग नहीं करती, जस्ट इमेजिनेशन बेस्ड है। तो इस इमेजिनेशन बेस्ड हिस्ट्री के अंदर एक औरत का जिक्र आता है हेलेन ऑफ ट्रॉय, जो कि कहते हैं कि दुनिया की या हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसकी खूबसूरती की वजह से बड़ी बड़ी जंगें हुई, 10 साल तक जंग चलती रही है। उसकी खूबसूरती की वजह से उसने बड़े जो है ना फसाद करवाए हैं। तो वो जो हेलेन ऑफ ट्रॉय है ना बेसिकली बड़ी लंबी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर मैं सुनाने यहाँ पे लग गई तो आपका लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा। इसी एक टॉपिक पे इसको फिर किस दिन के लिए रखते हैं, इंशाल्लाह इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। हेलेन ऑफ ट्रॉय की वजह से हेलेन ऑफ ट्रॉय का नाम बेसिकली याद किया जाता है ऐसी औरतें जिनकी खूबसूरती की वजह से मुआशरे के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर, सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर जो है वो
फसाद होता है, ठीक है। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेलिंडा है कि किस तरह उसकी जो है ब्यूटी वो कैसे जो है डिस्ट्रक्शन का बाइस बनती है। द ये वर्ड क्या लिखा गया, the head as the Iliad as the theft of Belinda's lock compared to the abduction of Helen। अब ये जो इवेंट है थेफ्ट ऑफ बेलिंडाज लॉक, बेलिंडा की जो लॉक कट हो जाती है, थेफ्ट चुरा ली जाती है, कट कर लेता है वो कंपेयर की गई है अबडक्शन ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय से, ठीक है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिक एपिक्स इंक्लूड, उसके बाद जो है अदर जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं एपिक की, जिसकी वजह से इसको क्लासिकल मॉडल कहा जाता है इस रेप ऑफ द लॉक को, वो इंक्लूडेड है क्योंकि इसके अंदर डिवीजन की गई है, डिवीजन ऑफ द पोएम कैंटोज और बुक्स। पोप डिवाइजेस हिज पोएम इनटू 5 कैंटोज। अब देखिए जो एपिक क्लासिकल मॉडल जो होती थी, उनकी एपिक्स होती थी ना, वो डिवाइडेड होती थी या तो कैंटोज के अंदर या फिर बुक्स के अंदर। अब देखिए एपिक है ग्रैंड एपिक पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन, मैंने बताया था कि वो 12 बुक्स के ऊपर बिलोंग करती है, जिसमें से हमारे सिलेबस के अंदर बुक 1 और बुक 9 शामिल है, ठीक है। तो इसी तरह जो बाकी एपिक पोइट्रीज थी, जो एपिक पोइट्री थी, वो सारी की सारी बिलोंग डिवाइडेशन में थी, वो एक कम्प्रिहेंसिव बुक नहीं थी, या एक वो कंप्लीट बुक नहीं थी, बल्कि वो डिवीजन ऑफ बुक्स थी, ठीक है। डिवाइड किए थी, कलेक्शन ऑफ बुक्स जो थी वो एक बुक कंप्लीट करती थी। इसी तरह इसने कलेक्शन ऑफ बुक नहीं की क्योंकि इसने मॉक एपिक लिखी है, उनकी नकल ज़रूर की है, लेकिन इसने अपनी उसी पोइम के अंदर ही 5 कैंटोस बना दिए हैं, ठीक है, 5 अलग अलग पार्ट्स। उसके बाद क्लासिकल मॉडल की एक और प्रेजेंट ऑफ स्पिरिट्स एंड सुपरनैचुरल बीइंग। सुपरनैचुरल बीइंग मतलब जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो सर्व कर रही होती हैं। तो जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे जो सिल्फ जो है, सिल्फ जो वगैरह हैं, वो सिल्फ की पूरी जो आर्मी है, एरियल और उसकी जो आर्मी है, वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो गार्ड कर रही होती है बेलिंडा को, ठीक है। तो ये सुपर नेचुरल चीज़ें जो थी वो उस टाइम ग्रीक, रोमन और क्लासिकल जो पोइट्स थे, होमर, विजर, इलियड, ओडेसी वगैरह जो पोइट्री है उसके अंदर ये कॉमन थी, तो उसने ये भी यूज़ किया, इसकी वजह से भी क्लासिकल मॉडल है। उसके बाद सटायर, स्टायर पोएट ने क्यों यूज किया? पॉप यूजेस स्टायर इन दिस पोएम टू पेंट अ पोर्ट्रेट ऑफ इंग्लैंड। उसने इंग्लैंड का पोर्ट्रेट पे किया है, जो है वो पोर्ट्रेट जो है पेंट किया है थ्रू द यूज ऑफ रेप ऑफ द लॉक एट दैट टाइम एंड टू पॉइंट आउट इट्स मॉरल फ्लॉज। उसने बताया है कि सोसाइटी के अंदर कौन कौन से मॉरल फ्लॉज थे, ठीक है, उसको कंबाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए उसने ये पोइम लिखी थी। पॉप्स पीस इज आल्सो स्पेशल। अब पोइम का जो ये पीस है, ये अलेक्जेंडर पॉप की जो पोइम है बड़ी स्पेशल है, क्यों? बिकॉज इट वाज फर्स्ट मॉक एपिक। ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट मॉक एपिक थी विच इज़ इन फैक्ट अ सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द यूज ऑफ क्लासिकल मॉडल्स एंड स्टाइल, जिसके अंदर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया गया था, क्योंकि क्लासिकल जो पोइट्स थे ना वो स्टायर नहीं करते थे। स्टायर जो 18th सेंचुरी, विक्टोरियन सेंचुरी और जो बाकी सेंचुरीज हैं उसके पोइट लोग करते, लेकिन जो क्लासिकल रोमन्स वगैरह थे ना वो स्टाइल वगैरह नहीं करते थे। इसने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया क्लासिकल मॉडल का भी और स्टाइल का भी। पॉप मॉडल्ड हिज पोएम आफ्टर हिज ओन ट्रांसलेशंस ऑफ होमर्स द इलियड, a classical great epic, yet also employed the use of satire to create a mock epic। तो उसने वहाँ से सैम्पल्स तो लिए हैं, उनको फॉलो तो किया है, लेकिन उसको मॉक एपिक बना दिया है बाय यूजिंग हिज ओन स्टाइल। बिकॉज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बेलिंडा स्टोलन लॉक ऑफ हेयर इज इन फैक्ट क्वाइट ट्रिवियल, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी बेलिंडा का स्टोलन लॉक ऑफ हेयर एक क्वाइट ट्रिवियल सी बात थी, मामूली सी बात थी। Pops ascertain that it is in fact of the utmost importance create the style that from the mock part of the mock epic। लेकिन यहाँ पे वो अजर्ट करता है कि उस टाइम के अंदर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और जब आप अपर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई लाइवलीहुड की, अर्निंग की तो कोई फिक्र होती नहीं है, ठीक है। पढ़ लिए तो भी खैर है, नहीं पढ़े तो भी खैर है, आप बस चले हुए अपनी फ्री की एक्टिविटीज़ में या याशों में लगे हुए हैं। और यही उस टाइम की यूथ का हाल था, और जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो ऐसे छोटे छोटे कामों को बड़ा करके ज़ाहिर उन्होंने अपनी वक्त गुजारी तो करनी थी ना। तो ये बेसिकली जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइम ऑगस्टन एज थी, जो कि हमारी इस पोइम से रिलेट करती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ज़ैनब ने तो लेक्चर लिया हुआ है, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं लिया,
काइंडली मैं आज PDF शेयर कर रही हूँ, वॉइस का इशू है तो वो मैंने ट्राई किया है बारहा, लेकिन वो सही नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा। मैं वो PDF आपको आज शेयर कर रही हूँ, काइंडली उस PDF को खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर आपको जहाँ पे कोई प्रॉब्लम पेश आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस दिन हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे और ये कैसे चीज़ें रिलेटेबल हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और कल से हम जो है इंशाल्लाह पोएम का टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और कल मेक श्योर कीजिएगा कि सारे बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हों, और कल हम नेक्स्ट फर्स्ट कैंटो जो है वो पढ़ेंगे, या जितना भी पॉसिबल हुआ, या फिर 100 लाइन्स, तो इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।